जो वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 9th के सोशल साइंस का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग 2022-23 का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बच्चों इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ था जिसमें आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन और रिक्त स्थान, एक शब्द वाक्य में उत्तर, सही जोड़े, ये सारे कंप्लीट करवाए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके यहाँ से चैप्टर 1 से लेकर 4 तक लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरी हैं, लघु उत्तरी हैं और दीर्घ उत्तरी हैं। ठीक, जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर सहित हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। ठीक, अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और इसकी PDF अगर आपको सॉल्यूशन के साथ चाहिए, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और अति लघु उत्तरी क्वेश्चन की, तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ। तो PDF कहाँ मिलेगी हम लास्ट में आपको ये भी बताएंगे, तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये है आपके सारे क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ तक हमने कंप्लीट करवा दिया था पूरा। तो पार्ट 1 आपको ज़रूर देख लेना है। पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है अति लघु उत्तरी क्वेश्चन। ठीक, तो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन जितने दिए गए हैं सभी क्वेश्चन के आंसर अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद बच्चों है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लघु उत्तरी प्रश्न है जिसमें कि ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक, तो जो आपके अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है इनका सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सॉल्यूशन। तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com आप गूगल पे या क्रोम पे सर्च करिएगा। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अर्धवार्षिक से संबंधित मॉडल पेपर और पुराने जो आपके अर्धवार्षिक पेपर हैं उनका सॉल्यूशन सहित PDF मिल जाएगी और प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी समस्या हो रही, कोई भी दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं क्लास 9th के सोशल साइंस के चैप्टर। आपका फर्स्ट है अति लघु उत्तरी क्वेश्चन। ठीक, तो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन पहले कंप्लीट करेंगे, इसके बाद लघु उत्तरी, इसके बाद दीर्घ उत्तरी। ठीक है, चलिए बच्चों देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है ये आपको याद रखना है। ठीक, तो भारत को जो अक्षांशीय आपका विस्तार है तो वो है आपका 8 अंश 4 डिग्री से लेकर के 37 अंश 6 डिग्री उत्तर के अक्षांश के बीच है। और ये भारत का देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 डिग्री पूर्व से लेकर के 97 अंश 25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। ठीक, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं यहाँ पर नाम बताना है। तो बच्चों पहला है आपका अंडमान एवं निकोबार। तो अंडमान निकोबार और चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली और दमन द्वीप, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और 7 है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है आपका दिल्ली और 8वां है आपका पांडिचेरी। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये केंद्र शासित प्रदेश के पूरे के नाम आपको याद रखना है। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। ये आपका बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो ये आपको याद रखना है। पहला आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा है आपका दादरा तथा नगर हवेली दमन द्वीप और चौथा है आपका जम्मू कश्मीर, 5वां लद्दाख, 6वां लक्षद्वीप और 7वां आपका दिल्ली और 8वां आपका पुडुचेरी। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताना है। ठीक, तो बच्चों भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो चलिए देख लेते हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। ठीक, तो उत्तर पश्चिम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश है, भारत के पूर्व में कौन सा है, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। ठीक,
तो ये हैं तो आपके पड़ोसी देश, लेकिन उत्तर पूर्व में इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो पाकिस्तान हो गया, और उत्तर पूर्व में आपका चीन है, नेपाल है, भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं, और हिंद महासागर में स्थित दक्षिण पश्चिम में मालदीव हैं, और दक्षिण में श्रीलंका, और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की समुद्री सीमा लगती है। ठीक, तो ये सारे भारत के क्या हैं बच्चों, पड़ोसी देश हैं। तो ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे, मालदीव, दक्षिण में आपका श्रीलंका है, दक्षिण पूर्व में आपका इंडोनेशिया है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ये आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक, इसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखना है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों के नाम बताना है। तो जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा वो देश भी बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, रूस का है, इसके बाद कनाडा का है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात का है, इसके बाद आपका 3 नंबर के बाद आपका 4th नंबर में आपका चीन है, और 5th में आपका ब्राज़ील है, और 6 में ऑस्ट्रेलिया है, और 7 में आपका भारत है। ठीक, इसके बाद 8 नंबर में अर्जेंटीना है, 9 नंबर में कजाकिस्तान है, 10 नंबर में अल्जीरिया। ठीक, तो यहाँ तक आपको 7 बताने थे, तो आप यहाँ तक 7 याद कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगर आपसे 10 भी पूछे जाए तो 10 आपको इस तरीके से ये पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। ठीक, तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको नाम बताना है। ठीक, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने बच्चों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। ठीक, तो भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें बच्चों आपको याद कर लेना है, इस उपमहाद्वीप में आमतौर पर भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है सम्मिलित किए जाते हैं, और नेपाल, भूटान, श्रीलंका को भी प्रायः सम्मिलित किया जाता है। ठीक, और कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव को भी शामिल किया गया। ठीक, तो यहाँ पर याद रखना है कि भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, तो भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका, कभी कभी अफगानिस्तान, मालदीव को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीनों ओर विस्तृत जल संधियों के नाम बताना है। ठीक, जल राशियों के नाम बताना है। तो भारत के तीनों ओर कौन कौन सी जल राशियाँ, उनके नाम बताना है। ठीक, तो भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से है, जो कि आपका पानी से ढका हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 3 जो जल राशियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका, भारत में विस्तृत जल राशियों के नाम है, पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आपका अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक, तो भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर पूर्व में क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर नीचे क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका हिंद महासागर है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर आपका पश्चिम में अरब सागर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम बताइए। तो भारत के पश्चिम में, ठीक, भारत के पश्चिम में यानी इस तरफ पश्चिम में स्थित राज्यों के नाम बताना है। ठीक, तो भारत के पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात पश्चिम में है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ठीक, तो ये सारे किस दिशा में पड़ते हैं बच्चों, पश्चिम दिशा में पड़ते हैं भारत के। तो यहाँ पर पश्चिमी और समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम आपको याद रखना है, 5 है। ठीक, इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए कि भारत को विश्व में और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक, तो जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है भारत को, भारत खंड के नाम से जाना जाता है, हिमवर्ष के नाम से, अजनाब वर्ष के नाम से, भारतवर्ष के नाम से, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से भी भारत को जाना जाता है। ठीक,
तो ये सारे भारत के अन्य नाम हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व तट पर स्थित राज्यों के नाम बताना है। अभी आपको बताए गए थे पश्चिम तट पर, अब ये बताना है आपको पूर्व तट पर। ठीक, तो इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पश्चिम है। तो यहाँ पर आपके पश्चिम के अभी बताए थे आपको, और ये पूर्व के हैं। तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक, तो ये बच्चों कहाँ पढ़ते हैं, सारे पूर्व में पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक याम्योत्तर से क्या आशय है। ठीक, तो मानक याम्योत्तर क्या होता है, इससे क्या समझते हैं, तो यह बताना है आपको। ठीक, तो 82°30 पर याम्योत्तर या देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। भारत का मानक याम्योत्तर ग्रीनविच याम्योत्तर से के पूर्व में है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। लघु उत्तरीय में आपका पहला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग पर स्थित रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर रेशम मार्ग क्या होता है, संक्षिप्त में आपको बताना है। ठीक, तो रेशम मार्ग के बारे में आपको जानकारी देना है, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है। रेशम मार्ग प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, क्योंकि विश्व का ज़्यादातर व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता था। ठीक, इस मार्ग द्वारा व्यापार के सिवाय किसी एक प्रदेश के ज्ञान, धर्म, संस्कृति और दौलत के बारे में दूसरे प्रदेशों को पता चला तथा उनका आदान प्रदान हुआ। ठीक, तो इसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण बताइए। ठीक, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी आपका बिल्कुल नीचे है और कश्मीर सबसे ऊपर है। तो ये पूछ रहा है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, क्यों होता है, कारण आपको 2 बताने हैं। ठीक, तो पहला नंबर कारण ये है, दूसरा नंबर कारण ये दिया गया है। ठीक, पहला नंबर कारण आपको याद रखना है, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है, जहाँ वर्ष भर सूर्य सिर के ऊपर चमकता रहता है, जिससे दिन और रात का अंतराल लगभग बराबर होता है। और सेकंड पॉइंट आपको बताना है, भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण कश्मीर में दिन और रात के अंतराल में अधिक अंतर दिखाई देता है। ठीक, तो दोनों कारण आपको याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के एक निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर 2 महत्व आपको बताना है कि सुएज नहर का निर्माण हुआ तो इससे भारत और यूरोप के व्यापार में क्या महत्व मतलब हुआ, क्या लाभ हुए, तो ये आपको बताना है। ठीक, तो सुएज नहर के निर्माण से क्या हुआ बच्चों, इस नहर के बन जाने से यूरोप एवं सुदूर पूर्व के देशों के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। भारत और यूरोपीय देशों के बीच इस नहर के कारण व्यापारिक संबंध सुदृढ़ हो गए। ठीक, तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, भुवन पोर्टल क्या है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी यानी बताना है। तो बच्चों भू स्थानिक पोर्टल को ही भुवन कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है। क्या है, एक प्रकार का वेब पोर्टल है, जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी यानी कि भू स्थानिक जानकारी और अन्य संबंधित भौगोलिक सेवाओं जैसे प्रदर्शन, संपादन, विश्लेषण आदि को खोजने और उनका उपयोग करने के लिए की जाता है। ठीक, तो ये भुवन पोर्टल आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व 2 बताइए। ठीक, तो कर्क रेखा का भारत की जलवायु में क्या महत्व है, इसमें पॉइंट से बताना है आपको 2। कर्क रेखा के कारण भारत के दक्षिण गोलार्ध में उच्च दबाव उत्पन्न होता है, जिससे हवाएं उच्च दाब से कम दबाव की ओर बहती हैं और जल को एकत्रित करके यह हवाएं पूरे विश्व भारत में वर्षा का कारण बनती है। इन हवाओं को मानसून कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ गया 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है, ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि उपमहाद्वीप एक महाद्वीप का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान हो और भौगोलिक रूप से वह हिस्सा पूरे महाद्वीप से अलग थलग सा दिखता हो, जिसके
इसके अलावा भौगोलिक सांस्कृतिक खान पान के आधार पर एक अलग पहचान रखने वाला महाद्वीप का एक हिस्सा उपमहाद्वीप कहलाता है। ठीक, उदाहरण के लिए बच्चों देखेंगे, उदाहरण के लिए आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में हिमालय है और हिमालय इस हिस्से को एशिया के और देशों से बिल्कुल अलग कर देता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम और पूर्व देशों में महासागर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसी के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का एशिया के दूसरे देशों से थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यही भौगोलिक परिस्थितियां इस हिस्से के इस एक अलग महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी यह हिस्सा एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा भर है, इसलिए इस हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ बताइए। ठीक, तो यहाँ पर कोई 3 लाभ बताना है, तो ये आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। हिंद महासागर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक, और यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। ठीक, इस हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थान के कारण हिंद महासागर का नाम भारत के नाम से रखा गया है। इसके बाद हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। ठीक, भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, इसलिए यह पश्चिम में यूरोप और पूर्वी एशिया को जोड़ता है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति ने भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद की है। ठीक, यूरोप और पूर्वी एशिया का जलीय व्यापार भारत से होकर जाता है। हिंद महासागर में किसी अन्य देश की उतनी तटरेखा नहीं है जितनी भारत के पास है। ठीक, तो यहाँ पर तटरेखा की लंबाई भी दी गई है आपका 7516.6 किलोमीटर। ठीक, भारत की ऐसी रणनीति स्थिति के कारण और यह हिंद महासागर में कई छोटे देशों के लिए एक सुरक्षा प्रदाता है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानक समय की आवश्यकता में 3 आपको बिंदु बताने हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है, इसको आपको देखना है और याद कर लेना है। ठीक, अभी तक पूरे भारत के लिए केवल एक मानक समय है, जबकि भारत के देशांतरी विस्तार यानी भारत के पूर्व और पश्चिमी छोर के बीच 30 डिग्री देशांतर या लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है कि नहीं, इसके 2 दृष्टिकोण हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, हाँ हमें एक से अधिक मानक की आवश्यकता है क्योंकि भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री या 2 घंटे का है। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोग गुजरात के पश्चिमी हिस्से की तुलना में 2 घंटे पहले सूर्योदय का अनुभव करते हैं। भारत में कई मानक समय होने से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य अपने आधिकारिक काम विशेषकर सरकारी कर्मचारी कार्यालयों में काम 2 घंटे पहले शुरू कर और बंद कर सकते हैं। ठीक, स्थानीय समय सूर्य पर आधारित है के कारण आधिकारिक कार्य करने से भी उनमें रोशनी, एसी, पंखे आदि के काम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक, तो ये थे बच्चों आपके लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन के आंसर। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके और दोस्तों को भी ये वीडियो मिल जाए। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।